सुधा सुबह के समय अपनी बहू गीतू के कमरे में जाती है और देखती है कि वो अपनी कमर पकड़कर बेड पर बैठी चिल्ला रही होती है। हाय मेरी कमर दर्द, कितनी दर्द हो रही है मेरी कमर। लगता है मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मैं क्या करूं भगवान, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। अपनी बहू को ऐसे देखकर सुधा का खून जल जाता है और वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर सोचती है, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बना कर ले आई। कभी ठीक नहीं रहती है, हमेशा बीमार रहती है। कभी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये मेरे पास आकर बोले कि माँ जी मैं ठीक हूँ, बताइए क्या काम करना है। मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। सुधा कमरे के अंदर जाती है और गीतू से बोलती है, क्या हुआ बहू, आज कमर में दर्द हो रहा है क्या तेरे? हाँ माँ जी, कल रात से ही कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो रात भर सोई भी नहीं हूँ, नींद ही नहीं आ रही दर्द के मारे। तो रात में ही मेरे पास आ जाती, मेरे पास मूव रखा हुआ था, मैं तुझे दे देती। रात में मूव लगा लेती तो आराम हो जाता। माँ जी मैंने सोचा क्या परेशान करूँ आपको, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह होते होते दर्द कम होने की जगह और बढ़ गया। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर, मैं अभी तेरे लिए मूव लेकर आती हूँ, उसे लगा लियो, आराम हो जाएगा। कल बहुत टाइम बाद तूने कपड़े धोए थे ना, वो भी अपने हाथों से, तो हो सकता है इसलिए दर्द हो रहा हो। बिल्कुल सही बोला माँ जी आपने, तभी तो आपसे कहती हूँ कि एक वॉशिंग मशीन ले लो, लेकिन आप हैं कि सुनती ही नहीं है, ना ही अजय मेरी बात सुनता है। जैसे वॉशिंग मशीन नहीं थी तो कपड़े ही नहीं धुलते थे। कोई बात नहीं बहू, अब जब अजय आ जाएगा बाहर से तो मैं उसे बोल दूंगी वॉशिंग मशीन के लिए। चल मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। सुधा इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और मूव लेकर गीतू के कमरे में जाती है और उसे देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो झुककर कमर पर हाथ रखे रसोई में अपनी सास के पास जाती है। माँ जी अब थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है, अब बताइए क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। सुबह से अकेले ही लगी हुई हो आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। अगर ऐसी बात है बहू तो तू अपनी बीमारी ठीक कर ले, मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। चाहे तू काम कर या ना कर, लेकिन घर की लक्ष्मी हमेशा ऐसे बीमार पड़ी रहे तो घर में कभी बरकत नहीं होती। माँ जी आप सही कह रही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं जानकर तो बीमार होती नहीं हूँ। अब बीमारी मेरी किस्मत में ही लिखी है, तो अब भगवान भी मुझे ठीक ही नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें अपने ऊपर भी होती हैं, अपनी सेहत का ख्याल खुद भी रखना होता है। सुधा इतना कहकर रसोई से बाहर आ जाती है और सोफे सेट करने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन रमा वहाँ आती है और गीतू को कमर पर हाथ रखे झुकी हुई देखकर हंसकर बोलती है, बहू ये क्या देख रही हूँ मैं, तू अपने कमर पे हाथ रखे बुढ़िया की तरह क्यों चल रही है? ये तो चीज तेरी सास को करनी चाहिए, वो तो बेचारी सोफे की सफाई करने लगी है। क्यों सुधा, सही कहा ना मैंने? आ गई तू जले पर नमक छिड़कने। मैं सोच ही रही थी कि अभी तक तू आई क्यों नहीं। अभी तक तो तू अपने घर के सारे काम अपनी बहू के सर पर फेंक कर यहाँ पंचायत के लिए पहुँच जाती थी, तो आज कहाँ फंस गई? अरे वो मैं तेरे घर ही आ रही थी, तभी अपनी पड़ोसन ना शारदा है ना, वो टकरा गई। वो भी रोना धोना कर रही थी। उसकी बहू भी ना तेरी बहू की तरह बहुत बीमार रहती है, उसी बात को लेकर टाइम पास कर रही थी। तुझे दूसरों का दुख सुनने में बहुत मजा आता है ना, तू अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? किसके घर में क्या हो रहा है दखल देना जरूरी है क्या? मैं थोड़ी ना किसी से खबर पूछने जाती हूँ, लोग खुद आते हैं और बताते हैं, मेरी क्या गलती? हाँ हाँ, तू कहीं की प्रधानमंत्री है ना कि सब तेरे पास अपने घर की परेशानी लेकर आते हैं। ये सब छोड़, ये बता कि आज कोई काम था मुझसे या ऐसे ही घूमने आई है? नहीं काम तो कुछ नहीं था, मैं बस टाइम पास करने आई थी। ठीक है तो जाकर अपने घर पे टाइम पास कर, क्योंकि तेरे पास टाइम ज्यादा है लेकिन मेरे पास नहीं है। सुधा चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद गीतू की बुआ सरिता उससे मिलने उसके घर आ जाती है और सुधा को काम करते देखकर सीधे गीतू के कमरे में जाती है और उसे फोन चलाते देखकर बोलती है, बेचारी तेरी सास अकेले काम कर रही है बुढ़िया होकर, और तू है कि लेटी लेटी फोन चला रही है। तुझे शर्म है जरा सी भी? बुआ आते ही अब फिर शुरू हो गई। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत बीमार हूँ, इसीलिए माँ जी काम कर रही है। मैं ठीक रहती तो माँ जी को एक काम नहीं करने देती मैं। तू ठीक कब रहती है जो काम करेगी? हमेशा तो तू बीमारी रहती है।
तो जैसी बीमार बहू पाकर तो तेरे ससुराल वाले भी परेशान हो गए होंगे। सरिता ये बातें कर ही रही होती है कि सुधा सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, सरिता जी को मेरी हालत समझ में आ गई। चलो, बहू के मायके वालों में से किसी ने तो समझा कि ऐसी बीमार बहू पाकर उसके ससुराल वाले कितना परेशान होंगे। पहले पता होता तो मैं कभी शादी ही नहीं करती अपनी बेटे की। सुधा चाय लेकर अंदर जाती है। सरिता सुधा को देखकर चुप हो जाती है और सुधा चाय रखकर वहाँ से जाने लगती है। अरे रुकिए ना समधन जी, आप कहाँ भागी जा रही हैं? थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठिए। सरिता जी, मुझे लगा कि आपको अपनी बेटी के साथ कुछ जरूरी बात करनी हो, इसलिए मैं जा रही थी। कैसी बातें कर रही हैं समधन जी आप? बात कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन आपसे थोड़ी ना छुपाई जाएगी। आप तो गीतू की सास हैं, आपका तो पहला हक बनता है हर चीज जानने का। धन्यवाद आपका मुझे इतना मान देने के लिए, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं सास बन गई हूँ। पहले भी सब मैं ही करती थी और अब भी मैं ही करती हूँ। हाँ वो तो है, आपको बीमार बहू जो मिली है। बुरा मत मानिएगा सरिता जी, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। जिस दिन वो क्षमता खत्म हो जाती है उस दिन सब खत्म हो जाता है। दिन बीतते हैं लेकिन गीतू की हरकतों में कोई बदलाव ही नहीं आता। सारा काम सुधा को ही करना पड़ता है। एक दिन फिर सुधा गीतू के कमरे में जाती है और देखती है कि वो ठंडी पानी की पट्टी खुद अपने सर पर रख रही होती है। बहू, आज तुझे कौन सी बीमारी हो गई है? पानी की पट्टियाँ क्यों रख रखी है सर पर? माँ जी, आपको नहीं पता कि ठंडे पानी की पट्टियाँ क्यों रखी जाती है सर पर? मुझे बहुत बुखार है, पूरा शरीर तप रहा है बुखार से। बहू, अब बहुत हो गया। मैं तेरे आए दिन नई नई बीमारियों से परेशान हो गई हूँ। आज तेरा मैं अच्छे से इलाज कर ही देती हूँ ताकि तुझे दोबारा कोई बीमारी ना हो। थोड़ी देर बाद सुधा गीतू को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका पूरा बॉडी चेकअप करवाती है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल देखकर वो बोलती है, देख बहू, तेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तू ये बीमारी का नाटक छोड़, बस मस्त होकर खा पी और अपने ससुराल वालों का भी ख्याल रख। माँ जी, रिपोर्ट नॉर्मल आने से क्या होता है? दर्द तो मेरे शरीर में है ना, इसमें मशीन क्या करेगी? आप भी न जाने क्या बोलती रहती है। चलिए घर, देर हो रही है। एक दिन खाना बनाते टाइम सुधा का हाथ जल जाता है और वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसका बेटा अजय आता है और बोलता है, माँ, अब रो क्यों रही हो? और आपका हाथ इतना कैसे जल गया? गीतू का है? बेटा, मैं क्या बताऊं, जब से तू बहू को शादी करके लाया है वो तब से बीमार ही है। वो ठीक रहे इसके चलते मैंने उसका पूरा बॉडी चेकअप करवा दिया, लेकिन फिर भी वो हमेशा बीमार ही रहती है। पता ही नहीं चलता कि उसको क्या बीमारी है। रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आई है। माँ, आप रोना बंद करिए। ये सब ना पहले आपको बताना चाहिए था ना मुझे। अभी इसे कुछ दिनों के लिए इसके मायके भेज देता हूँ। जब तक इसकी बीमारी खत्म नहीं होती ना, तब तक जितना आराम करना है ना अपने मायके में करे। अजय कमरे में जाता है और गीतू का सारा सामान पैक करके उसको उसके मायके रवाना कर देता है। और इस तरह से सुधा को अपनी बीमार बहू की बीमारी से कुछ समय के लिए राहत भी मिल जाती है। कोकिला बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वह हर वक्त राम नाम जपती रहा करती थी। लेकिन वही कोकिला ने कुछ ही महीने पहले अपने बेटे विकास की शादी की थी और कोकिला अपने बहू में जो गुण ढूंढ रही थी वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। माँ, ये गलती से गिर गया, क्या करूँ अब? शीला मुझे बिना बात ही सुनाएगी। तो जा बेटा, मैं साफ कर दूंगी। आपको दिख नहीं रहा है सुबह से घर में कितना काम होता है, लेकिन आप है कि उन कामों को बढ़ाने पे लगे हुए हो। अभी आपने मेरा काम करने का सोचा है? अरे वो तो मैं चाय का कप किचन में रखने आ रहा था, तभी वो मेरे हाथों से छूट गई और देखो ना क्या हो गया। मैं तो तुम जैसे आलसी कामचोर इंसान से शादी करके ही पछता रही हूँ। अरे बहू शांत रहा कर। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है जब मैं ये साफ कर ही रही हूँ तो। माँ जी, इन्हें आपके लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। अगर मेरी ऐसी औलाद हो जाए ना तो मैं उसे मार मार के सुधार दूँ। बहू शांत हो जा, ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला रही है तू? कोकिला बहुत ही शांत रहती थी और वो अपने परिवार में भी शांति चाहती थी। लेकिन कोकिला की बहू शीला की आदत थी कि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसके बाद वो अपना आपा खो दिया करती थी और कभी कभी तो वो किसी बात को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती थी
कि उसके इमोशनल कैरेक्टर को रोकना मुश्किल हो जाता था। अरे कोकिला, कहाँ है तू? मोहल्ले में मातम का माहौल छाया हुआ है। अरे कांता की सांस नहीं रही अब। क्या बात कर रही हो चंपा काकी? ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या राम राम जप रही हो? वहाँ आपकी जानने वाली सुजाता काकी का राम नाम सत्य हो गया। तू चल, मैं अभी आती हूँ राम नाम जप पूरा करके। अरे रुकिए चंपा काकी, मैं भी चलती हूँ। सुजाता काकी की शोक सभा में मुझे भी उनसे बड़ा ही लगाव था। बहू सुन, रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगी। कोकिला हाथों में माला लिए राम नाम जपते हुए उसे फेर रही होती है और इतने में उसकी बहू शीला उसकी बातों का अनसुना करके सुजाता, जो उसकी पड़ोसन थी, उसके शोक सभा में शामिल हो जाती है। अब वहां पहुंचकर शीला सबके साथ रोने लगती है। अरे सुजाता काकी, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती हैं। हम सबका आपके बिना क्या होगा? आपके बच्चे आपके बिना कैसे जी पाएंगे? और तो और वो पान वाला, उसका क्या, जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा था, आज तो उसने भी दुकान नहीं खोली। आपके मरने की खबर सुनकर हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अब इसे कैसे शांत करवाऊं? कितना ड्रामा कर रही है, एकदम ड्रामे पर उतर आई है ये। रो तो ऐसी रही है जैसे सच में इसकी सास मर गई हो। अरे कोकिला, ये क्या बोले जा रही है? पान वाले से चक्कर? इसे यहाँ से लेकर जा, वरना यहाँ से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी। तो तुझे क्या जरूरत थी इसे ये सब बताने की? तू जानती है ना, जब इमोशनल होती है तो जो ना भी बोलना हो वो सब बक देती है। अरे मुझे क्या पता था, ये ऐसे मौके को भी नहीं छोड़ती। अब इसे शांत करवा और ले जा यहाँ से। अब कोकिला जैसे तैसे अपनी बहू को उस शोक सभा से घर लेकर आती है। अभी भी शीला सिसक सिसक कर रो रही थी। तेरा ड्रामा हो गया हो तो जाकर नहा ले, उसके बाद किसी काम में हाथ लगाना। माँ जी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। कितनी अच्छी भली थी सुजाता काकी, परसों ही मुझे देखकर कह रही थी शादी को काफी समय हो गया है, मैं अपने पोता पोती का मुख कब देखूंगी। बेचारी काकी ने मुझसे कितनी ही आस लगाई थी, लेकिन मैंने उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की। अरे बस कर बहू, बिना मतलब रोए जा रही है उस सुजाता के लिए। अरे सबको एक दिन जाना है, तुझे भी और मुझे भी। हम सबको चुप कर और शांति बनाए रख। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा है। माँ जी, हो गई मैं चुप। इतना रोना तो पड़ता ही है। आप तो मुझ पर बिना बात ही गुस्सा कर रही हो। शीला इमोशनल होने पर भी खुद को रोक नहीं पाती थी और जब उसे गुस्सा आता तो वो चुप ही नहीं होती थी। ऐसे में कोकिला, जो शांत रहना पसंद करती थी, उसकी शांति भंग हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों का बॉल शीला के हॉल में चला जाता है। अरे कोई घर पर है क्या? अरे मेरी बॉल चली गई। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? ओए फूले गुब्बारे, यहाँ क्या लेने आया है? और तू अंदर कैसे घुस गया? पैरों में देख कितनी मिट्टी लगी है तेरे। अरे ओ आंटी, मेरी बॉल मुझे वापस दे दो, वही लेने आया हूँ मैं, और आपकी कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी तो मोटे मुझे आंटी बोलेगा? कमसिन जवान लड़की को आंटी बोलेगा तू? कोकिला दादी, अरे देखो आपकी बहू मुझे मार रही है। ए कोकिला दादी, अरे बचा लो मुझे। अरे बच्चे की जान ले लेगी ये। अरे मार देगी मुझे। अरे मेरी दादी चंपा का क्या होगा? अरे वो बेचारी किसको पोता पोता करके अरे बिस्किट खिलाएगी, अरे चॉकलेट खिलाएगी। बहू क्यों परेशान कर रही है तू बच्चों को? और अगर गलती से उसका बॉल अंदर आ गया है तो इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? बच्चा है, उन्हें बॉल दे दे, चले जाएंगे यहाँ से। माँ जी, इस मोटे के मगरमच्छ वाले आंसू पर मत जाइए आप। इसका ये रोना धोना ना सब नाटक है। एक नंबर का नौटंकी है ये मोटा। कोकिला अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती और वो गोलू को उसका बॉल निकाल कर दे देती है। गोलू भी बॉल पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब गोलू जाने लगता है तो शीला गोलू को चिढ़ाते हुए बोलती है, मोटे, अब दोबारा आया ना तो यही बॉल तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, समझा? बहू शांत रहे, वो बच्चा है। अब तू क्या बच्चों से भी ऐसी लड़ेगी? इस उम्र में तुझ पर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। माँ जी, उस मोटे ने मुझे पता है क्या कहा?
उसने मुझे आंटी कहा। अरे वो चंपा का पोता है, जैसे उससे तू बात करेगी वो भी तुझसे वैसे ही बात करेगा। कोकिला अपनी बहू को समझाती रहती है, लेकिन शीला अपना मुंह तक बंद नहीं करती जब तक गोलू रोने नहीं लगता। अब चंपा भी कोकिला को उसकी बहू की हरकतों पर सुनाकर जाती है। कोकिला इन सब से परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब वो भी क्या करती, अपनी बहू को समझा देती, और वो समझती ही नहीं थी। एक रोज चंपा, शीला और कोकिला साथ में बाजार जाते हैं। बहुत जल्दी चल, सब्जी लेने में ही इतना समय लग गया है कि अब शाम हो चुकी है। घर पहुंचते हुए अंधेरा हो जाएगा। माँ जी देखिए, किसी की शादी होने जा रही है। अरे माँ जी, इन्होंने तो नागिन धुन बजा दिया। अब मैं अपने आप को कैसे रोकूं? अरे बहू, लेकिन सुन तो, कहाँ जा रही है? हमें घर जाना है। तेरी बहू बिल्कुल शांत नहीं है। भगवान ने भी कहाँ ऐसी बहू घर भेज दी। राम रे राम, देख तो कोकिला कैसी नागिन की तरह नाच रही है। अब मैं क्या करूँ इस औरत का? जितनी बार भी मैं इसे शांत होने को कहती हूँ, ये उतनी ही ज्यादा अशांति फैला देती है। अरे मैं तो कहती हूँ इसे कहीं आने जाने ही नहीं दिया कर, वरना किसी दिन ये तुझे बुरा फंसाएगी। आज मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, बस बहुत हो गया। चल चंपा, हम घर चलते हैं। इसका जब नाच खत्म होगा तब वो खुद आ जाएगी। कोकिला गुस्से में अपनी बहू को अनजानी बारात में नाचता हुआ छोड़ाती है और घर आकर भगवान के पास राम नाम जाप करने बैठ जाती है। इधर बारात आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी सास और पड़ोसन चंपा काकी वहाँ है ही नहीं। लगता है माँ जी घर चलेगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। मुझे कैसे भी करके जल्दी से घर पहुँचना होगा। मैं भी कितनी पागल हूँ, माँ जी की एक बात नहीं मानती हूँ। देखो तो रात हो चुकी है और ये दो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। भाग शीला भाग, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। अब जैसे तैसे शीला घर पहुंचती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है और अपनी सास से माफी भी मांगती है। इस इंसिडेंट के बाद शीला कितनी घबराई होती है कि वो दोबारा कभी अपनी सास की बात ना मानने की गलती नहीं करती। रतनपुर गांव में 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने बेटे भोलू के साथ रहता था। वो बहुत ही नामचीन वैद्य था। जहां डॉक्टर भी जवाब दे देते थे तो वहां उसकी जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवा असर कर जाती थी। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज करवाने आया करते थे। उसका बेटा भोलू दूसरे गांव के एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ चौकीदार का काम करता था। एक दिन भोलू काम से घर लौट रहा होता है। बाबा, आप सो गए हैं क्या? दरवाजा खोलिए, मैं आपका बेटा भोलू हूँ। बाबा। इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? रात में भी आराम नहीं करने देते हैं। ये तो मेरे बेटे की आवाज लग रही है। रुक जा बेटा, मैं आ रहा हूँ। बाबा, आप सो गए थे क्या? नहीं बेटा, जब तक तू घर नहीं आएगा मुझे नींद कैसे आएगी? मैं तेरी ही राह देख रहा था, बस आंख लगी थी थोड़ी सी। आज तुझे आने में बहुत देर हो गई। हाँ बाबा, वो सेठ जी के बेटे का जन्मदिन था, तो जब तक सब लोग चले नहीं जाते मेरी छुट्टी कैसे होती? हाँ वो तो है। चल अब तू आराम कर ले थोड़ा, वरना फिर सुबह जल्दी जल्दी भाग जाएगा। वो सब ठीक है, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आपने कुछ खाया है फिर नहीं? आज तक कभी तेरे बिना खाया है जो आज खाऊंगा। तो फिर चलिए खाना खाते हैं पहले। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग वैद्य के घर आकर जोर जोर से दरवाजा बजाते हैं, जिससे दोनों की आंखें खुल जाती है। भोलू जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक आदमी अपने हाथों में बेहोश बच्चे को लिए गांव के आदमियों के साथ खड़ा है। क्या बात है, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस बच्चे को क्या हुआ है? वैद्य जी घर पर है, मुझे उनसे मिलना है। हाँ है, आए अंदर आए। वैद्य जी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, पता नहीं, आंखें ही नहीं खोल रहा। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आप पहले इस बच्चे को
जमीन पर लिटा दीजिए और उससे दूर हो जाइए, तभी मैं जांच कर पाऊंगा। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे पहले जांच करने दो, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। अब शांत हो जाइए। वैद्य जांच करने के बाद दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी सांसें लगभग रुक चुकी होती है और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इनके पिता को बता दिया कि उनका बेटा मरने वाला है, तभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो ये बच्चे के मरने से पहले ही मर जाएंगे। मुझे अपनी तरफ से एक और कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, आपका बेटा ठीक है। मुझे थोड़ा सा समय दो और अच्छे से जांच करने दो मुझे। वैद्य अपनी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक दवाई तैयार करता है और उस बच्चे को पिला देता है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दंग बसंत वैद्य होता है। वैद्य जी, ये कैसे हो जाता है? ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बच्चे की जान बच गई। वो तो मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे इस चमत्कार पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बसंत जी, तभी तो सभी लोग मेरे बाबा को नामचीन वैद्य बुलाते हैं। जहाँ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते, वहाँ मेरे बाबा की जड़ी बूटी काम कर जाती है। आपने बिल्कुल सही बोला था। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और भोलू अपने काम पर निकल जाता है। भोलू अपने काम पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर गोपी नाम की एक नौकरानी आती है। अरे भोलू भैया, मेरे एक काम कर दो। मालकिन मंदिर का कुछ सामान भूल गई है, उन्हें थोड़ा दे आएंगे, वरना आप तो मालिक को जानते हो ना, कितना सुनाएंगे। लेकिन गोपी, मैं घर के आगे से नहीं हट सकता हूँ। छोटे साहब घर में सो रहे हैं, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर वो कहीं चले गए तो मालिक मेरी जान ले लेंगे। भैया, जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं। तब तक मैं आपकी जगह पहरेदारी करूंगी। ठीक है, लेकिन कोई लापरवाही मत करना। मैं सामान देकर आता हूँ। भोलू मंदिर का सामान देने के लिए वहां से निकल जाता है और गोपी उसकी जगह पहरेदारी करने लगती है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वो तो गैस पर सब्जी चढ़ाकर भूल गई है। वो भागकर किचन में जाती है। तब तक सेठ का बेटा उठकर कमरे से बाहर आ जाता है और किसी को बाहर ना देखकर वो घर से भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? छोटे मालिक उठिए, वरना बड़े मालिक जान ले लेंगे हमारी। अब मैं क्या करूं? गोपी डर जाती है। तभी सामने से अपने मालिक और मालकिन को आते देखकर वो वहां से भाग जाती है। अपने बेटे को सड़क पर जख्मी देखकर सेठ गुस्से से लाल हो जाता है। पहले डॉक्टर बुलवाकर अपने बेटे का इलाज करवाता है। दिन में घर में चौकीदारी कौन कर रहा था? अरे, मेरा बेटा घर से बाहर गया तो गया कैसे? मालिक, मैं कर रहा था उस समय चौकीदारी। अरे, ऐसे काम किया जाता है क्या? हाँ, मेरे बेटे का ये जो हाल है, ये तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन मालिक, मैं तो... जब तक भोलू कुछ बोलता, उससे पहले गोपी दूर से हाथ जोड़कर इशारा कर देती है और भोलू उसका नाम नहीं लेता, जिस पर सेठ अपना सारा गुस्सा भोलू पर निकालने लग जाता है और अपने लोगों से कहकर भोलू को बहुत पिटवाता है। पिटते पिटते भोलू का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है और अचानक से उसके सर पर एक पत्थर लग जाता है, जिससे भोलू की मौत हो जाती है। सेठ के लोग उसकी लाश को उठाकर नदी में बहा देते हैं। कई दिनों तक भोलू अपने घर नहीं लौटता तो वैद्य जी परेशान हो जाते हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा घर नहीं लौटा। आज तक कितने दिनों से वो घर नहीं आया। किससे पता करूं
कि मेरा बेटा आखिर कहाँ है। वैद्य जी घर पर परेशान होते हैं कि तभी वहां गांव का आदमी उसके पास आता है, जिसके बच्चे का उसने इलाज किया होता है। क्या हुआ वैद्य जी, आप इतना परेशान क्यों है? तुम मेरा एक काम कर दो। हाँ जी बोलिए ना। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं चाहकर भी वो एहसान नहीं उतार सकता। उसके बदले में आपके लिए कुछ कर भी लूँ तो वो भी बहुत कम है। मेरा बेटा कई दिनों से घर नहीं लौटा है। तुम एक बार वहां जाकर पता कर लो कि वो वापस क्यों नहीं आया। उसकी एक बार खबर तो ले आओ। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे पता दे दीजिए, मैं अभी चला जाऊंगा। वैद्य जी उस आदमी को पता बता देते हैं, जिसके बाद वो आदमी भोलू के बारे में पता करने निकल जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि भोलू की तो मौत हो गई। ये खबर सुनकर वो हैरान हो जाता है और अपने गांव वापस लौटकर वैद्य जी के पास जाता है। तुम आ गए, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? वो आपका बेटा, वो। अरे आगे बोलो, रुक क्यों गए? क्या हुआ मेरे बेटे को? वो आपके बेटे को उसके मालिक ने कोड़े मार मार कर मार डाला और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। ये सारी बातें सुनकर वैद्य जी के हाथों से लाठी छूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। ये उन लोगों ने क्या कर दिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? मुझे भी मार डालो। अब मैं किसके लिए जीऊं जब मेरा बेटा ही नहीं रहा? एक बूढ़े आदमी का सहारा छीन लिया उन लोगों ने। वो कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। वैद्य जी की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे तैसे करके वैद्य जी को समझा देते हैं। ऐसे ही समय के साथ साथ वैद्य जी के जख्म भी भरने लग जाते हैं। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से सेठ जी के बेटे की हालत ठीक नहीं रहती। सभी डॉक्टर सेठ जी को जवाब दे चुके होते हैं। ऐसे ही सेठ जी को वैद्य जी के बारे में पता चलता है, तो वह अपने बेटे को लेकर वैद्य जी के पास आ जाते हैं। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। बहुत आस लेके आया हूँ, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ आपके बेटे को? वैद्य जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तब से ये ठीक नहीं है। ये तो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाता और मुझे ये देख के सहन नहीं होता। पहले तो इसकी दिमागी हालत कमजोर थी, लेकिन अब तो पूरी तरह से अपाहिज हो गया है। आप चिंता मत करिए, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ। वैद्य जी, क्या आपको पता भी है कि आप किसके बच्चे की जान बचा रहे हैं? नहीं, क्या हुआ? ये वही सेठ है जिसने आपके बेटे को मरवा डाला, वो भी पूरी बात जाने बिना। वैद्य जी गुस्से से लाल हो जाते हैं और उसके बच्चे का इलाज करने के लिए मना कर देते हैं। जिस तरह मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, वैसे तुम भी तड़पो। फिर भी तुम्हारी सजा कम है क्या? क्योंकि तुम्हारा बेटा जिंदा है, तुम उसे देख सकते हो, लेकिन मेरा बेटा तो मर चुका है, उसे तुमने मुझसे छीना है। वैद्य जी, मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, माफ कर दो मुझे। कुछ चीजों की माफी नहीं होती है। अब जब तुम अपने बेटे को इस हालत में देखोगे तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वैद्य जी सेठ को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। सेठ अपने बेटे को लेकर वहां से लौट जाता है और अपनी गलती पर जिंदगी भर पछतावा करता है और इस तरह से जैसे को तैसा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।